हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं प्ली बार्गेनिंग चैप्टर 23 सीआरपीसी सेक्शन 265 क से ठ तक सौदा अभिवाक। सबसे पहले सौदा अभिवाक का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? सौदा अभिवाक का कॉन्सेप्ट जो है वो अमेरिका से लिया गया। इसमें अभियुक्त को आवेदन करने का अधिकार होता है। ऐसी जो कार्यवाही होती है वो खुले न्यायालय में की जाती है और अभियुक्त को आत्माभिशंसन का भी इसमें अधिकार होता है। अभियुक्त को अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों को पढ़कर सुनाया जाता है, जिससे कि वो अपनी आत्मरक्षा कर सके। और प्ली ऑफ बार्गेनिंग क्यों की जाती है? जहाँ अभियुक्त को किसी ग्रीवियस हर्ट के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराया गया है, घोर उपपत्ति के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराया गया है, वहाँ अभियुक्त अपने बचाव में साधारण उपपत्ति के मामले में स्वयं का सौदा अभिवाक कर सकता है, स्वयं का अभिवाक कर सकता है कि हाँ उसने साधारण उपपत्ति कारित की है। और ऐसी स्थिति में अभियुक्त को अगर दोष सिद्धि की जाती है तो इससे न्यायालय का समय बच जाता है कि अभियुक्त ने अपने गिल्टी को, अपने अपराध को स्वीकार किया है। तो ये है अपना चैप्टर 23 सौदा अभिवाक। इसे हम पढ़ते हैं सेक्शन 289 अध्याय का लागू होना। तो यह अध्याय ऐसे अभियुक्त के संबंध में लागू होता है जिसके विरुद्ध यह अध्याय कैसे अभियुक्त के विरुद्ध लागू होता है, आप हम इसे देखते हैं। तो पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के द्वारा धारा 193 के अधीन यह अभिकथित करते हुए रिपोर्ट अग्रेषित की गई कि उसके द्वारा ऐसे अपराध से भिन्न कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है जिसके विरुद्ध तत्समय प्रवर्तन विधि के अधीन मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास के दंड का उपबंध है। तो सौदा अभिवाक किन मामलों में लागू होगा? अभियुक्त के संबंध में लागू होगा। और किन मामलों में लागू होगा? जहाँ की पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर ये रिपोर्ट प्रेषित की जाती है जिसमें इस बात का पता चलता है कि अभियुक्त मृत्यु, आजीवन कारावास, 7 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास के दंडादेश से भिन्न इनके अलावा किसी दंड का कोई अपराध किया है। तो सौदा अभिवाक अगर हम समझते हैं तो सौदा अभिवाक उन मामलों में लागू होता है जो 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध हैं और जिसमें अभियुक्त पुनः दोष सिद्ध न किया गया हो। ऐसे मामलों में प्ली बार्गेनिंग लागू होती है। इसका खंड ख कह रहा है कि मजिस्ट्रेट ने परिवाद पर उस अपराध का संज्ञान ले लिया और उस अपराध से भिन्न जिसके लिए तत्समय प्रवर्तन विधि के अधीन मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास के दंड का उपबंध है और धारा 223 के अधीन परिवादी और साक्षी की परीक्षा करने के पश्चात 227 के अधीन आदेशिका जारी की है। अगर मजिस्ट्रेट ने परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान किया है तो वो अपराध भी ऐसा ही होना चाहिए जो मृत्यु, आजीवन कारावास, 7 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से भिन्न है। 7 वर्ष तक के अपराध के मामले में यह लागू होता है। पुलिस रिपोर्ट पर आ सकता है, परिवाद पर आ सकता है। और जहाँ की 223 में परिवादी और साक्षी की परीक्षा करने के पश्चात 227 में मजिस्ट्रेट ने आदेशिका जारी कर दी है। इन दो मामलों में सौदा अभिवाक लागू होगा। किंतु अब कहाँ लागू नहीं होगा? इसकी जो सेक्शन है वो यही बता रही है कि ये अध्याय कब लागू होगा। तो ये अध्याय इन 2 परिस्थितियों में लागू होगा। किंतु कहाँ लागू नहीं होगा? इम्पोर्टेंट है, ये वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ अपराध जो है वो देश की सामाजिक आर्थिक दशा को प्रभावित करता है, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को प्रभावित करता है या फिर किसी महिला या बालक के विरुद्ध किया गया है। 7 वर्ष तक की कारावास से दंडनीय ऐसे कई अपराध हैं जो महिला या बालक के विरुद्ध किए गए हैं, तो उन अपराधों पर प्ली बार्गेनिंग लागू नहीं होती। ये कॉन्सेप्ट जो है वो अपना अमेरिका से लिया गया है और अमेरिका में 90% मामले इसी आधार पर सुलझाए जाते हैं। क्लोज सेकेंड इसका कह रहे हैं कि उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार अधिसूचना के द्वारा तत्समय प्रवर्तन विधि के अधीन वे अपराध अवधारित करेगी जो देश की सामाजिक आर्थिक दशा को प्रभावित करते हैं। तो देश की सामाजिक आर्थिक दशा को प्रभावित करने वाले अपराध कौन से होंगे? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी।
ये थी अपनी सेक्शन 289। आगे देखते हैं 290 सौदा अभिभाग के लिए आवेदन। पहले वाले सेक्शन में हमने देखा कि सौदा अभिभाग कब लागू होगा। अब इसके लिए आवेदन कौन करेगा? तो इसके लिए आवेदन जो है वो अभियुक्त के द्वारा ही किया जाएगा। किसी अपराध का अभियुक्त आरोप की विरचना किए जाने से 30 दिन की अवधि के भीतर सौदा अभिभाग के लिए उस न्यायालय में आवेदन कर सकेगा जिसमें ऐसे अपराध का विचारण लंबित है। जिसमें अभियुक्त के अपराध की ट्रायल चल रही है, उस कोर्ट में जो अभियुक्त है वो जब से उसके आरोप की विरचना की गई है, चार्ज फ्रेम किया गया है, तब से लेकर के 30 दिन के भीतर आवेदन कर सकेगा। लिमिटेशन जो है वो बीएनएसएस में ही दी गई है। सीआरपीसी में पहले लिमिटेशन का प्रोविज़न नहीं था, लिमिटेशन नहीं दी गई थी। क्लोज सेकेंड इसका कह रहा है कि उपधारा 1 के अधीन आवेदन में उस मामले का संक्षिप्त विवरण होगा जिसके संबंध में आवेदन फाइल किया गया है और उसके साथ उस अपराध का भी वर्णन होगा जो कि जिससे कि वह मामला संबंधित है, तथा उसके साथ अभियुक्त का शपथ पत्र होगा। तो जो आवेदन किया गया है उसमें क्या होगा? अपराध का संक्षिप्त वर्णन होगा, मामले का संक्षिप्त वर्णन होगा और साथ में अभियुक्त का शपथ पत्र भी होगा। तो आवेदन प्लस अभियुक्त का शपथ पत्र, ये दोनों मिलकर सौदा अभिभाग का आवेदन तैयार होगा। और उस शपथ पत्र में क्या लिखा होगा? जिसमें यह कथित होगा कि उसने विधि के अधीन उस अपराध के लिए उपबंधित दंड की प्रकृति और सीमा को समझने के पश्चात अपने मामले में स्वेच्छा से सौदा अभिभाग दाखिल किया है। कि जिस अपराध का आरोप अभियुक्त पर लगाया गया है उसके दंड की प्रकृति को और दंड की सीमा को समझने के पश्चात अभियुक्त ने मामले में स्वेच्छा से प्ली बार्गेनिंग का आवेदन दाखिल किया है, और यह कि जिसमें किसी न्यायालय के द्वारा इसके पूर्व किसी अपराध में आरोपित ठहराया गया था दोष सिद्ध नहीं किया गया। साथ ही सौदा अभिभाग में ये वर्णन भी करना होगा कि अभियुक्त ऐसे किसी मामले में पहले कभी दोष सिद्ध नहीं किया गया है। प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर तभी लागू होगा जब अपराध 7 वर्ष तक का हो और अभियुक्त कभी दोष सिद्ध न किया गया हो। क्लोज 3 इसका कह रहा है कि न्यायालय उपधारा 1 के अधीन आवेदन प्राप्त होने के पश्चात लोक अभियोजक या परिवादी को और साथ ही अभियुक्त को मामले में नियत तारीख पर हाजिर होने की सूचना जारी करेगी। ठीक है। क्लोज 4 इसका कह रहा है कि जब नियत तारीख को लोक अभियोजक या मामले का परिवादी और अभियुक्त हाजिर होते हैं तब न्यायालय क्या करेगा? अपना समाधान करने के लिए कि अभियुक्त ने आवेदन को स्वेच्छा से दाखिल किया है, बंद कमरे में ट्रायल की जाएगी, कैमरा ट्रायल होगी, और जहां मामले का दूसरा पक्षकार उपस्थित नहीं होगा और जहां इसका खंड क्या कह रहा है कि जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि वह आवेदन अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छा से फाइल किया गया है, तो वहां लोक अभियोजक या परिवादी और अभियुक्त को मामले के संतोषप्रद निपटारे के लिए 60 दिन से अनधिक का समय देगा। जहां न्यायालय का ऐसा समाधान हो गया कि ऐसी प्ली बार्गेनिंग का जो आवेदन है स्वेच्छापूर्वक किया गया है, तो उनको दोनों पार्टीज़ को संतोषप्रद निपटारे के लिए 60 दिन के भीतर 60 दिन का समय दिया जाएगा, जिसमें अभियुक्त के द्वारा पीड़ित व्यक्ति को मामले के दौरान प्रतिकर और खर्चे देना भी शामिल है। भाई आप दोनों अपना खुद का सेटलमेंट करना चाहते हो, म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन करना चाहते हो तो आप वो कर लो, और इसी के साथ ही जो पीड़ित पार्टी है उसको अभियुक्त को प्रतिकर देना होगा। और इसमें टाइम ड्यूरेशन बता दिया, पहले नहीं था, 60 दिन का टाइम ड्यूरेशन। आवेदन फाइल करना है 30 दिन में, और अगर दोनों को अपने मामले को डिस्पोज ऑफ करना है, म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजन करना है, तो वो कितने दिनों में करना होगा? 60 दिन में। और तत्पश्चात मामले की आगे की सुनवाई को नियत करेगा। ठीक है। कैमरा ट्रायल में होगी ये सारी बातें। आगे इसका ख पॉइंट कह रहा है कि जहां न्यायालय को लगता है कि आवेदन अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छा से फाइल नहीं किया गया है, ठीक है, या उसे किसी न्यायालय के द्वारा पहले ही उस पर उसी अपराध का आरोप था, दोष सिद्ध ठहराया गया। 2 चीज़ें आ गई सामने। जहां कोर्ट को ऐसा लगता है कि या तो अभियुक्त ने आवेदन ही स्वेच्छा से फाइल नहीं किया है, या उस पर ऐसे किसी अपराध का आरोप था और उसे पहले से ही दोष सिद्ध ठहराया गया है, तो इस संहिता की उपबंध के अनुसार उस प्रक्रम से जहां उपधारा 1 के अधीन ऐसा आवेदन फाइल किया गया आगे कार्यवाही करेगा। तब मजिस्ट्रेट
उपधारा 1 में जो आवेदन फाइल किया गया उस आवेदन पर आगे कार्रवाई करेगा कि ऐसे आवेदन को मजिस्ट्रेट स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है। तो ये थी अपनी सेक्शन 290।